तो अभी तक हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ सीखा है, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उससे कुछ डिस्टेंस पर अगर कैलकुलेट करना हो तो। आज उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो जो उसकी पहली एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग और एट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कोई करंट कैरिंग रिंग है, उसके एक्सिस पर अगर हमको फील्ड पता करनी हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग ऑन अलोंग इट्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस पर वो वैल्यू हमको पता करनी है। तो ये पहली एप्लीकेशन है इसकी, और ये एप्लीकेशन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो बायोट-सैवर्ट्स आएगा या एम्पेयर सेकेंड आएगा, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। और जब भी दोनों में से कोई भी एक आएगा, साथ में उसकी एक एप्लीकेशन वो जरूर पूछेंगे। तो बोर्ड के लिए इसकी एक ही एप्लीकेशन है, यही है। तो अब बायोट-सैवर्ट्स आता है तो ये तो साथ में आना ही है। इस डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इसको ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से हमको एक फील्ड पता करनी है। इस रिंग का रेडियस आर था, इसमें से आई करंट चल रहा था। तो फिर से ये जो व्यू बनाया गया है थोड़ा सा आइसोमेट्रिक है। मतलब देखो, रिंग को अगर हम सामने देखें तो गोल नज़र आती, लेकिन फिर हम उस पॉइंट को नहीं देख पाते जो उसके एक्सिस पर बनता है। तो ये वाला पॉइंट हमको सामने से नज़र नहीं आता कितना दूरी पे है। और अगर रिंग को यूँ देखेंगे फिर हमको रिंग नज़र नहीं आएगी, वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी और वो पॉइंट हमको थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन रिंग गोल है, शेप क्या है उसकी वो नज़र नहीं आएगी। तो हमको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो असल में थोड़ा सा टिल्ट करके देखा गया है। इसीलिए जो सर्कुलर रिंग है वो थोड़ी सी यूँ गोल मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रही है, पूरी सर्कल दिखाई नहीं देती, थोड़ी ट्विस्टेड सी नज़र आती है। तो वो ऐसे इसलिए घूमी हुई है, तो उसको इस तरीके से करके बनाया गया है। ते हुई हमारी रिंग, इसमें से करंट आई है और हमको फील्ड पता करनी है। इस एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है वहाँ पर। तो शुरू करते हैं। हमको बायोट-सैवर्ट्स लॉ पता है, क्या करता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ? तो छोटे छोटे एलिमेंट का पहले हमको फील्ड निकालनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बायोट सिंपल ही होता है। तो वो देखें अगर हम, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया, ऊपर इसके डीएल, उस एलिमेंट की वजह से मुझे इस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है। तो उस एलिमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हुआ, ये वाला आर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आर जो पुट होता है फॉर्मूले में कौन सा होता है, उस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर आपको फील्ड पता करनी हो। तो फील्ड मुझे पता करनी है इस पॉइंट पर और इसकी वजह से पता करनी है, तो ये आर पुट होगा फॉर्मूले में। और ये आर की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो ये आर कौन सा है, तो अगर आप समझ सकते हो इसको, तो ये देखो, ये यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने लिया है, इस एलिमेंट से यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर। तो ये वाला पॉइंट पी था, तो ये क्या बन रहा है, एक हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसका ये हाइपोटेन्यूज है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये डिस्टेंस फिक्स है, ये एलिमेंट आप कहीं भी लेते हो, कि देखो यहाँ वेरिएबल्स ढूंढने हैं हमको, कौन वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो एक वेरिएबल तो हमारा डीएल हो गया, और कई केस में थीटा भी वेरिएबल होता है, और तीसरा वेरिएबल डिस्टेंस हो गया। तो इसमें से कौन कौन से वेरिएबल है, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद इंटीग्रेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर कुछ कांस्टेंट होंगे तो फिर तो और आसान हो जाएगी। तो ये आर तो हमारा क्या हुआ, अब कांस्टेंट हो गया है। कैसे, अगर आप इस रिंग को लेते हो और डिस्टेंस आप ऊपर से पता करोगे तो वो भी हाइपोटेन्यूज आएगा, नीचे पता करोगे तो वो भी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। मतलब ये डिस्टेंस करो तो ये भी तो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा ना। इसके रिंग के इधर से अगर आप लेते डिस्टेंस तो वो भी क्या बनता, सेम। पीछे से लेते वो भी सेम बनता। तो रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप उसके सेंटर पे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, मतलब अगर ये मेरा हाथ रिंग है, एक रिंग है, इससे डिस्टेंस पता करोगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आनी है, स्मॉल आर आना है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ही आना है। तो इसलिए ये वाला आर देखने में वेरिएबल लग रहा है पर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूले में हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब अगली बात आती है, देखो इसमें कि ये थीटा कितना होगा। जो थीटा क्या है, इसके बीच में डीएल के बीच में और आर के बीच में थीटा पता करना है। तो आर हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू अलग से लिख लो, ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगली चीज़ क्या है हमारा, ये थीटा। थीटा किसके बीच में होता है, उस एलिमेंट के बीच में और आर के बीच में। अगर आप इस बात को भी ध्यान से समझ पाए तो देखना कि ये आर है, स्मॉल आर है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए स्मॉल आर है। और डीएल कहाँ पे आएगा उसका, इस तरफ आएगा यूँ, क्योंकि एलिमेंट तो टेंजेंशियल बनेगा ना। ये वाला एलिमेंट हमने रिंग के ऊपर लिया है, रिंग का एलिमेंट कहाँ बनेगा, टेंजेंशियल। अगर मैं अपने हाथ में बना के दिखाऊं तो करंट तो यूँ जाएगा, तो ये हो गया टेंजेंशियल, और उससे हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो ऐसे आएगा। तो इस एलिमेंट से, अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, ये हमारा एलिमेंट है डीएल, जो मैंने ऊपर से उठाया, यहाँ पे डीएल एलिमेंट था, ये करंट तो उसी में चल रहा था, और उससे ये हो गया हमारा आर। तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर आप देखोगे हर वक्त 90 डिग्री रहेगा, यानी इस डीएल में, क्योंकि ये ध्यान से देखा जाए तो अंदर इनसाइड जाएगा और ये इधर जाएगा, तो कितना एंगल रहेगा, 90। तो ये थीटा भी हमेशा 90 रहेगा और ये थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ भी हमारे लिए आसान होगी, थीटा 90 है, साइन 91 हो गया। तो ये भी खेल खत्म हुआ, साइन 90 की भी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, वो भी तंग नहीं करेगा। अब बात आती है बाकी बचे हुए इंटीग्रेशन की, यानी कि ये सब चला गया, अब हमको इंटीग्रेट करना है डी बी
इज इक्वल टू आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट ही है, बस डी एल वेरिएबल है। एक और छोटा सा पंगा है और वो ये है कि ये था तो वेक्टर, अब ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर तो इंटीग्रेशन को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है फिर सिंपल चला लेंगे। वेक्टर की तरह बिहेव करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी इस रिंग पे डिफरेंट एलिमेंट जो ले रहा हूँ उन सब की वजह से फील्ड हर बार डिफरेंट ही आई, डायरेक्शन उसकी हर बार अलग ही आई, फिर तो कुछ ना कुछ हमको एलिमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा तभी सॉल्व हो सकता है। और अगर नहीं आई एक ही तरफ आई, जैसा लास्ट वीडियो में था, अगर वो एक ही तरफ आई इनसाइड द प्लेन ही लास्ट वीडियो में आ रही थी, फिर सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करूँ, ध्यान से देखना, ये दिख आपको ऐसे रहा है पर असल में ये चीज़ यूँ है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऐसे बनाया गया है। असल में एलिमेंट ये हमारा जो रिंग है वो ऐसे है और ये वाला पॉइंट उसके इस तरफ है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो अगर यूँ सर्कल में यूँ करंट घूमेगा तो टॉप में जो मैंने एलिमेंट लिया है उसका करंट कहाँ जाएगा, इनसाइड द बोर्ड जाएगा। तो इस एलिमेंट का करंट असल में बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा यूँ छापा गया है। असल में वो रिंग ऐसे है, तो उसका करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से बाहर निकल रहा है और ऊपर से कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड, और करंट अंदर गया और वो फील्ड कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे पता करना है वो पॉइंट कहाँ पे है, इधर है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो थंब से मेरी फिंगर कहाँ पे होगी, जहाँ पे करंट जा रहा है, करंट कहाँ पे जा रहा है, अंदर, और वो पॉइंट कहाँ पे है, इधर है। तो मेरा पाम मुझे किस तरफ करनी पड़ेगी, अपनी हथेली किस तरफ करनी पड़ेगी, ऐसे करनी पड़ेगी। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और भी है, वो ट्विस्ट ये है कि जो पॉइंट मैं देख रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ को, तो वो ठीक इसके सामने नहीं है, थोड़ा नीचे है। इस एलिमेंट के सामने वाला पॉइंट नहीं है, थोड़ा उससे नीचे है। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, जहाँ पे निकालना है उस वेक्टर की तरफ अपना हाथ ट्विस्ट करना होता है, घुमाना होता है। तो हमारा हाथ कैसे हो जाएगा, यूँ थोड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक, थोड़ा हाथ कैसे करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं कर, जैसे मैंने कर रखा है ना बिल्कुल सामने, ये उस तरफ पॉइंट कर रहा है तो ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ पे पॉइंट है थोड़ा नीचे, तो हथेली मुझे उसी तरफ करनी पड़ेगी क्योंकि उसी तरफ वहाँ पर मुझे फील्ड निकालनी है। अगर मैं इसको उस तरफ पॉइंट करता हूँ अपने हाथ को, तो आप मेरे थंब को देख रहे हैं, थोड़ा सा क्या होगा, घूम गया है। जितना वो नीचे गया है पॉइंट हमारा, ओके, अब ये बिल्कुल सामने आया पॉइंट, तो अब मेरा थंब कहाँ पे चला गया, थोड़ा इस तरफ चला गया। इसीलिए जो डीबी की डायरेक्शन आ रही है वो ये वाली आ रही है, ऐसे आ रही है डीबी की डायरेक्शन। और ये एंगल कितना है हमारा, फाई है। तो अगर ये एंगल फाई है, और एक और बात हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पे होती है। किसके, जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में है, एक तो करंट के बीच में, वो कहाँ पे जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड, और फील्ड कहाँ पे है, बोर्ड के ऊपर है, इस तरफ। तो इनसाइड द बोर्ड में और इस डीबी में तो 90 हो ही गया, वो तो टेंशन नहीं है। दूसरी बात, इस आर के साथ भी एंगल कितना बनना चाहिए, 90, क्योंकि आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डीएल क्रॉस आर है। तो आर के और डीएल के दोनों के 90 डिग्री पे होनी चाहिए हमारी जो डायरेक्शन ऑफ डीबी है। तो डीबी दोनों के 90 डिग्री पे आएगी, डीएल के भी और आर के भी, यानी कि इस आर वेक्टर से 90 डिग्री पर आएगा हमारा डीबी। तो ये 90 अगर है, ये फाई है, आप थोड़ा सोल्व करोगे तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, फाई बन जाएगा। और अगर मैं ऐसा ही एक एलिमेंट नीचे लेता, यहाँ पे लेता अगर एलिमेंट, तो वहाँ से करंट, देखो करंट ऊपर से आ गया अंदर, नीचे से घूमे करंट कहाँ आएगा, बाहर। तो करंट अगर बाहर आ रहा है तो मेरा फिंगर्स कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ, और वो ऐसे हो गया। अब वो पॉइंट कहाँ पे है, नीचे वाले पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, ऊपर वाले से थोड़ा नीचे था, नीचे वाला थोड़ा उसका वो ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यही देख लो कि यही आ रहा है मेरा फील्ड की डायरेक्शन, तो यूँ हो जाएगा ना, वो ये आ रही है फील्ड की डायरेक्शन, इस एलिमेंट की वजह से ये होगी फील्ड डीबी। तो मुझे पता चला कि ये तो हर एक पॉइंट की वजह से डिफरेंट आ रही है। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पॉइंट ऊपर था उसकी वजह से फील्ड निकाली, तो मैंने फिंगर्स उसकी तरफ की राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए, और हथेली किस तरफ करनी होती है, जहाँ पे पॉइंट फील्ड पता करनी है, वो पॉइंट इसके ठीक सामने नहीं है, वो सेंटर पे था, सेंटर थोड़ा नीचे आएगा, तो ये थोड़ा यूँ घुमाना पड़ा, इसलिए डायरेक्शन ये आई। जो पॉइंट नीचे है उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, फिंगर्स मेरी बाहर की तरफ आई, और क्योंकि वो पॉइंट नीचे वाले से थोड़ा सा ऊपर है तो यूँ करना पड़ा, वो फील्ड यहाँ पे आई, एंड डायरेक्शन डिफरेंट आई है। अब तो एलिमेंट ब्रेक करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर काम हो पाएगा। बस एक आसान काम ये होगा, अगर इसमें कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, क्योंकि इस एंगल सारे सेम है, तो अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, सही कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो ऊपर वाला कंपोनेंट मुझे दिख गया कि वो नीचे वाले कंपोनेंट से कट जाएगा, कि इसका भी एक डीबी कॉस फाई नीचे आएगा, इसका भी डीबी कॉस फाई ऊपर आएगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि इसका भी एक डीबी कॉस फाई ऊपर आएगा। तो अगर हम ऐसे ही देखेंगे, अगर मैं पूरी रिंग को लूँ तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का कंपोनेंट कट गया,
इस वाले का और इस वाले कंपोनेंट भी कट जाएगा। तो ऐसे कोरेस्पॉन्ड सिमिट्री के कारण जो भी कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे जो रिंग के अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब डी बी साइन फाई यही बचेंगे। जो इंटीग्रेशन है डी बी वाई का, समेशन ऑफ डी वाई कह लो या समेशन ऑफ, असल में डी बी कॉस फाई आना चाहिए था। तो डी बी ऑफ कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन है, समेशन कह लो, वो चीज़ क्या आएगी, जीरो। तो ये नेट इंटीग्रेशन कितना बनेगा, जीरो। कॉस फाई क्या है, ये फाई एंगल मैंने अलग से इसलिए लिया कि थीटा से डिफरेंट अलग करने के लिए। थीटा एंगल कौन सा था, आर के और डी एल के बीच में, और फाई एंगल फाई एंगल कौन सा है, फाई एंगल हमारा एक्स के और आर के बीच में है, ठीक है, जो एंगल वहाँ बना हुआ है। तो ये एंगल फाई है हमारा। तो डीबी का जो कोस फाई कंपोनेंट है वो सबके कट जाएंगे, कि उनका इंटीग्रेशन नेट सब जीरो आएगा, सिमिट्री के कारण ऐसा होगा। और जो दूसरे वाले साइन फाई हैं सबके अंदर की तरफ आएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। सिर्फ चेक करने के लिए दिया था, 2 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करते हैं, कि वो सिर्फ चेक करने के लिए है, क्योंकि इस चीज़ को हम पता कैसे करेंगे, ये इसी तरीके सोल्व होता है, सिमिट्री का यूज़ करने के लिए, बस चेक करने के लिए था वो। अब दोबारा हम उसको कॉम्पोनेंट नहीं लेंगे, मतलब इसका यूज़ खत्म हुआ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक ही कॉम्पोनेंट है, कौन सा, ऊपर वाले की वजह से डी बी साइन फाई, और उसको हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि डी बी एक्स मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने एक्स माना है। तो डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन मुझे करना है, और हमारे लिए आसान बात फिर से एक बात और हो गई कि साइन फाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि फाई देखोगे अगर आप, तो फाई कौन सा एंगल है, देखो इस हाथ से देखना, ये हो गया एक्स, ये हो गया रिंग, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल फाई है। तो ये एंगल मैं जैसे इसको घुमाऊंगा हर एलिमेंट के लिए, अगर मैं अपने हाथ को घुमाता हूँ डिफरेंट एलिमेंट पे, तो ये वाला एंगल तो सेम ही रहने वाला है ना। तो फाई तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए फाई भी कांस्टेंट हुआ, तो आसानी हो गई, ये फाई भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो जो जो कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर ले लिया। करंट कांस्टेंट था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, आर भी कांस्टेंट था, इसके हर बार डिस्टेंस सेम है, और साइन फाई भी कांस्टेंट, वो भी बाहर आ गया। बाहर क्या बचा, सिंपल डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो कितना होता है डीएल, यानी टोटल लेंथ, वो कितना होगा 2 पाई आर। देखो सिर्फ देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप सही स्टेप लगाते चले जाओगे, डायरेक्शन सही से देखते चले जाओगे, तो आपका काम लास्ट में आसान हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन इतनी भारी यूज़ नहीं हुई है इसमें, कॉन्सेप्ट भारी यूज़ हुए हैं, एंगल वगैरह ढूंढने में दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं आएगी। इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 पाई आर, उसमें कोई परेशानी वैसे भी नहीं होगी। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, तो 2 आ गया नीचे, तो वो 2 रहा। अच्छा, अब मैंने साइन फाई की वैल्यू पुट की। साइन फाई कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल आर। तो ये मैंने साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी है, आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये हमारा फाइनल सोल्व करने के बाद म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, क्योंकि आर से आर मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब हो गया नीचे, वो आ रहा है। अगर इसमें मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं जो ये वाली थी, तो ये बन जाएगा इसका पूरे का क्यूब, और उसको थोड़ा फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिखा करते हैं कि म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर और 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो ये डेरिवेशन इसकी कंप्लीट हुई। थोड़ा सा इसमें एक और है, मैं अगर इफ़ हम लेट करें कि जो x है हमारा 0 हो, यानी पॉइंट सेंटर पे ही आ जाए। x 0 का मतलब क्या हुआ, सेंटर पे ही आ जाए। तो x सेंटर पे आ गया, मतलब पॉइंट सेंटर पे आया, तो हम फील्ड किस पता कर रहे हैं, रिंग के बिल्कुल सेंटर पे बीचों बीच अगर पता करना चाहेंगे तो फील्ड कितनी हो जाएगी, x को 0 पुट कर दो, ये नीचे आर क्यूब आ जाएगा, आर स्क्वायर से कट के नीचे एक आर हुआ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर बन गया। ये बनती है फील्ड एट सेंटर। और अगर रिंग में n टर्न्स हुए तो उस n से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स n आई अपॉन 2 आर आ रहा है, मतलब थिन रिंग हो, उसमें n टर्न्स हो, तो ये होती है फील्ड एट सेंटर। ये कंप्लीट होती है इसकी डेरिवेशन, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट और इससे भी ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये रिजल्ट भी काफ़ी काम का कंपटीशन में डायरेक्ट यूज़ होंगे। आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखोगे उसमें, तो बहुत क्वेश्चन में डायरेक्ट ये यूज़ हो रहा होगा। तो ये बनता है हमारा सिंपल डेरिवेशन और इसका ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा था आपको, मैंने आपको कुछ चीज़ें करवाया था, लास्ट में डेरिवेशन दी थी, क्वार्टर सर्कल वो था, उसकी वजह से फील्ड पता करनी थी। तो अगर आपने की हो तो बहुत बढ़िया। अब उसमें थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ मैं, अगर कोई हमारा एंगल अल्फ़ा हो तो फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये वो चीज़ की मैं बात कर रहा था। तो अभी हमने देखा कि अगर कंप्लीट रिंग हो हमारे पास, उसके सेंटर पे कोई हमसे फील्ड पूछे तो फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले। कल हमने देखा था कि अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग होती है तो फील्ड आती है उसके सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दिया था, अगर आपने वो किया होगा तो उसमें आपने देखा क्वार्टर सर्कल के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। यानी जैसे ये हाफ होता जा रहा है वैसे वैसे एक फैक्टर इसमें एक्स्ट्रा आता जा रहा है। अब एक इसका जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, अगर वो एंगल अल्फा सबस्टेंड कर रहा हो एट सेंटर
तो फिर फील्ड कैसे निकलेगी। जो भी सर्कुलर आर्क है वो अपने सेंटर पे अगर अल्फा एंगल बनाती है तो फिर ओवरऑल फील्ड की वैल्यू क्या होती है सेंटर पे वो निकालते हैं। वो इसी को इंटरपोलेशन से बनती है चीज़ ये कि μ0I/2r इंटू अल्फा अपॉन 2π, ये फॉर्मूला बनता है अगर अल्फा एंगल सेंटर पे बन रहा हो तो। बस एक बात ध्यान रखने की, अल्फा इसमें किस रेडियंस में आना चाहिए, ठीक। अल्फा यहाँ पे रेडियंस पुट होगा, डिग्रीज में पुट नहीं होगा। तो रेडियंस पुट होगा तो अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। अल्फा क्या है, कितना सेंटर बनाया, देखो इसने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, इसने बनाया पाई। रेडियन में बात करें तो 180 कितना होता है, पाई होता है। तो वो अगर वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये μ0 टाइम्स I/2r इंटू पाई अपॉन 2π। फॉर्मूला पुट किया मैंने तो पाई से पाई कटेगा, कितना है μ0 I/4r, वही आ रहा था आंसर। ये हमने इंटीग्रेशन से प्रूव किया, ये इस फॉर्मूले से प्रूव किया है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर हमारे पास पूरी आर्क नहीं है, कुछ एक हिस्सा है आर्क का, तो ये अल्फा अपॉन 2π के साथ मल्टीप्लाई कर दो सेंटर वाली फील्ड से, तो पूरे सर्कल का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था एप्लीकेशन, इसकी एक एप्लीकेशन थी जो आपके बोर्ड में काम आ सकती है। उसके अलावा एक और है, वो बताऊंगा आपको, 6 स्ट्रेट वायर की वजह से, वो भी ट्राई करेंगे, या अभी सुन लो, उसको ट्राई करना है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेते हैं। मान लो एक स्ट्रेट वायर है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवा रखी है, ये सेम डेरिवेशन। तो देखते हैं कौन कौन इसको इंप्लीमेंट कर पाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन हुई है पूरी कंप्लीट। तो यहाँ से ये x या r डिस्टेंस पे ये हमारी वायर है, इसकी लेंथ l है, एक फाइनाइट लेंथ की वायर है। एक और होती है इसमें इनफाइनाइट लेंथ की वायर, उसका अलग तरीके से निकलता है। लेकिन फाइनाइट लेंथ की वायर की फील्ड निकालने के लिए हमें बायट सावर्ट्स ही यूज़ करना पड़ता है। तो मेनली 2 डेरिवेशन ही इसकी हैं। ये कंपटीशन का पार्ट है, बोर्ड के लिए इसको टच भी मत करना। कंपटीशन में डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है तो इसलिए रिजल्ट ही काम आएगा। रिजल्ट आपको तब याद रहेगा अगर आपने इसको डेराइव कर रखा होगा। और कुछ नया चीज़ पूछ सकते हैं तो उसके लिए डेरिवेशन आपको खुद आनी चाहिए। इसलिए मैंने खुद अभी पहली बारी में नहीं करवा रहा हूँ, आपको मौका दिया है कि सेंटर से ये अगर डिस्टेंस r होगा और वहाँ पे ये अल्फा बीटा एंगल बनते होंगे, ये अल्फा 1 मान लो, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, तो फिर P पॉइंट पे जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे फील्ड कितनी आएगी। सेंटर नहीं होगा, किसी यहाँ से इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है तो वहाँ फील्ड कितनी आएगी, ये आपको ट्राई करना है।